नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का मिशन राज्यसभा। इन दिनों जो मुद्दा ज़ेरे बहस है उसके बारे में आप और हम सब जानते ही हैं और ये मसला उठा वहां से है जहां से मुख्यमंत्री के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा के दौरान कथित रूप से ये कहने का मसला है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है उस समय की कांग्रेस की, उस सरकार को गिराने के लिए केंद्र से बात हुई थी और उसके बाद आगे बढ़ने की बात हुई। अब इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का बहुत साफ तौर पर स्टैंड ये है कि क्या ऐसी चीज़ें बिना केंद्रीय नेतृत्व से पूछे बिना होती हैं? क्या कांग्रेस में ऐसा नहीं होता? और दूसरी तरफ कांग्रेस का ये आरोप है कि ये सारी चीज़ें केंद्र के इशारे पर की गई, केंद्र के निशाने पर की गई और ये प्रक्रिया दूसरे राज्यों में भी जारी है। ये तनातनी का एक पहलू है, लेकिन इसके पीछे मिशन राज्यसभा एक बहुत अहम एजेंडा है जो दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ ये दोनों दलों के वरिष्ठ राजनेताओं को उच्च सदन में भेजने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिसका जो दूसरा टेन्योर रहा है उस टेन्योर में जो बड़े फैसले हुए हैं उसमें राज्यसभा की अहम भूमिका किसी से छिपी नहीं है। और राजनीति में बंसल न्यूज़ से बातचीत में अगर मैं बात करूं गुरुवार की, तो गुरुवार को ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी साधु संतों की पार्टी नहीं है। हम राजनीति में हैं तो राजनीति के उन तमाम निहितार्थों को आगे बढ़ाने के लिए हैं जो राजनीति में ख़ासतौर पर जनसेवा के लिए हासिल करने की बात की जाती है। अब इसके जो भी मायने आप निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे मसले ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो जंग है उसको बहुत तेज़ कर दिया है। और पहले ये दो ट्वीट मुलाहिजा कीजिए वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के। सबसे पहले वर्तमान मुख्यमंत्री के इस ट्वीट को देखिए। उनकी भाषा की तलखी, आमतौर पर शिवराज कभी इस तरह की तलखी के साथ सामने आते नहीं हैं, लेकिन उनकी ये तलखी बता रही है कि शिवराज काफ़ी इस मसले को लेकर विपक्ष से नाराज़ भी हैं और निशाना भी उनका बड़ा करारा है। पहले हम देखते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री का ट्वीट और फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का ट्वीट। पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है। क्यों? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कुछ लोग खुद को बड़ा धर्म प्रेमी बताते हैं, खूब ढोंग करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही लोग सबसे बड़े अधर्मी पापी हैं। जनता के धर्म यानी जनादेश को नहीं मानते हुए उसका अपमान करने वाले धर्म प्रेमी कैसे? तो आपने देखा कि ये भाषा अब तक उपयोग नहीं हुई थी दोनों पक्षों की तरफ से, और इसका जो इमीडिएट रीजन है, जो तात्कालिक कारण है, तात्कालिक कारण एक ही है, उपचुनाव। 24 सीटों के वो उपचुनाव जो दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए, इससे पहले कि हम बातचीत की तरफ चलें, कुछ बाइट्स भी सुन लेते हैं दोनों ही पार्टियों के अहम नेताओं की। स्पष्ट स्वीकारोक्ति है इंदौर शहर में शिवराज चौहान की कि ये केंद्रीय नेतृत्व हमारा उसका इशारा था कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दो, ये बर्बाद कर देगी। आज आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, वह पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है और इसलिए अच्छा फिर मैन्युफैक्चर्ड भी किया तो किसी ने दिमाग नहीं लगाया, उसमें ऐसा क्या कह दिया जिससे कोई आपत्तिजनक। भाई पार्टी में ऊपर से पूछ के कोई भी काम किया जाता है, तो कुछ भी नहीं। एक कांग्रेस के एक नेता हैं जिनकी आदत है कि चूहे को चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना बना लेता है। तो कुछ दिन बाद राजस्थान में भी यही कहानी हो जाएगी, और यदि राजस्थान में भी कहानी हो जाएगी, स्थापित हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि इनको प्रजातंत्र की कोई रक्षा नहीं करनी, प्रजातंत्र के मूल्यों का, सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है और वो जो चाहेंगे वो कर सकते। क्या हम भूल गए कर्नाटक में सरकार हमारी सबसे बड़ी बनी, आपने सरकार बना ली। महाराष्ट्र का क्या हम भूल जाएंगे? शुरुआत किसने की है? ये सब ये आपने नहीं की है। शुरू में किसने कहा था निर्दलियों को लीजिए, फला को लीजिए, भाजपा के? नारायण त्रिपाठी और शरद कौल के पास कौन गया था? मुझे बताएं, जो भी कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, जवाब दे इसको। किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी? शुरुआत आपने की मध्य प्रदेश में, और जब आपका बुरा हुआ तो आप कह रहे हैं भाजपा करी। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए।
जब आपके दामन साफ नहीं है तो हमारे दामन पर कीचड़ फेंकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। शीशे के घर में बैठकर दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। क्या जोशीली तकरीरें हैं। वाह, आप ये तकरीरें बता रही हैं कि कहीं चुनाव करीब है, करीब ही है साहब। भले ही 4-6 महीने लगे, दक्षिण कोरिया ने तो बहुत बढ़िया 16 अप्रैल को चुनाव कर ही लिया है और पूरे उसने एक तरह का रोल मॉडल वो बन गया है कि आप देखिए हमने किस तरह से चुनाव कर लिए हैं। तो ये तय मानिए चुनाव टलने वाले नहीं हैं, जल्दी ही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन चुनाव तय शेड्यूल में होंगे और पूरे इंतज़ाम और पूरे एहतियात के साथ होंगे। जो मेहमान इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, सीनियर लीडर, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अजय विश्नोई जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर लाखन सिंह यादव, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विषयों पर बखूबी अपनी पैनी कलम चलाने वाले जगदीश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। जगदीश जी, टिप्पणी पहली आपकी, इस पूरे मसले को मिशन राज्यसभा से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बिल्कुल उद्यत है, तैयार है और राजनीति है। जैसा प्रभात झा जी ने बंसल न्यूज़ से बातचीत में कहा कि हम साधु संतों की पार्टी नहीं है। आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि परिस्थितियां जब कांग्रेस अपने अंतर्निहित द्वंद्व से घिरी थी तो क्या हम उस अवसर को जाने देते, छोड़ देते, और हमारी जगह अगर कांग्रेस होती तो वो क्या करती? ये सब तर्क हैं, दलीलें हैं, सहमत असहमत हुआ जा सकता है। बहरहाल आप पूरे मसले को किस तरह देखते हैं, आपकी टिप्पणी सब। शरद जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज राजनीतिक दलों के नेता नीतियों और सिद्धांतों की दुहाई दे रहे हैं, राजनीति में प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, राजनीति में जो है शुचिता की बात कर रहे हैं, ये जो है अब जनता को पछता नहीं है। राजनेताओं को इस बात को याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रभात जी ने जो कहा वो निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। जब जो पार्टी पावर में होती है वो पार्टी अपने हित में पावर का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग, जो भी आप उससे कहें, कर सकती है। अपनी संख्या बढ़ाना राजनीतिक दलों का एक निश्चित रूप से एक ध्येय होता है, एक सिद्धांत होता है, और वो राजनीतिक दल समय समय पर करते रहते हैं। क्या ये कांग्रेस ने नहीं किया? क्योंकि आज कांग्रेस बीजेपी की तुलना में कमजोर है, इसलिए आप जो है आरोप लगा रहे हैं। कल जब जो है कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब जिस सवाल को उठाया जा रहा है कि किन किन विधायकों की चर्चाएं होती थी, कौन से विधायक जो है जब विधानसभा में मत विभाजन हुआ तो कौन से विधायक पीछे हट गए, कौन से विधायक नहीं, ये किसने नहीं देखा, ये सबको पता है। तो राजनीति में कोई सिद्धांत स्थायी नहीं होते और न कोई विचार स्थायी होते हैं। अब जो नई राजनीति के सिद्धांत बन गए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए वो सारे काम करते हैं जिससे उनका बहुमत बढ़े, उनकी संख्या बढ़े। उसमें नीति अनीति उनके लिए कोई मायने रखती ही नहीं। शरद जी, मध्य प्रदेश में जो हुआ, जिस बात को लेकर कांग्रेस कह रही है, निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार गिरी और सरकार निश्चित रूप से राज्यसभा चुनाव इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि सेंट्रल को राज्यसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहिए। जब तक उच्च सदन में इनकी सीटें नहीं होंगी, इनका बहुमत नहीं होगा, तो कोई भी सरकार बहुत अच्छे से जानती है, मोदी सरकार, कि कोई भी विधेयक आके बहुमत के अभाव में अटक सकता है। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी केंद्र में है, वो पावर में है, वो विधायकों को तोड़ने का काम करेगी। राजस्थान में जो चल रहा है, तो सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि जो 6 विधायक बीएसपी के कांग्रेस में गए थे वो कैसे गए थे, वो क्या था? बिल्कुल ठीक है। सवाल ये है कि जब आप पावर में होते हैं तो जो हमको अच्छा लगता है वो ठीक होता है, उसकी परिभाषा हम अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं, और जो हमको बुरा नहीं लगता उसमें हम नैतिकता और प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं। कम से कम आप राजनेताओं को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और मेरा तो मानना है खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि अब राजनीति में नीति अनीति कोई मुद्दा नहीं रखती, सिर्फ हित सर्वोपरि है। जनता का नाम लेके अपने हितों को, जनता की दुहाई देके, जनता का नाम लेके अपने हितों को साधने की शरद जी कोशिश की जाती है। बिल्कुल। और अगर आप पीछे भी चलें तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था जगदीश जी, और वहाँ कौन सी नीति और नैतिकता की बात थी, और किस पक्ष ने नीति और नैतिकता को बहुत सामने रखते हुए लड़ाई लड़ी थी। हर पक्ष ये मानता है युद्ध में कि उसी का हित, उसका जो पक्ष है वो जायज है। शरद जी, एक चीज मैं जोड़ रहा हूँ आपकी जी। शरद जी, एक चीज जोड़ रहा हूँ जी। ये जो आज प्रभात जी ने कहा,
ये आपको बहुत पुराना वाकया मुझे याद आ रहा है कि कल्याण सिंह जी ने, आपको याद हो जब उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने विधायकों की तोड़ा फोड़ी करके सरकार बनाई थी। तब अटल जी जैसे एक राजनेता थे और अटल जी कैसे थे ये सब जानते हैं, तो अटल जी ने इस पे अप्रसन्नता व्यक्त की थी पार्टी फोरम की बैठक में। तो कल्याण सिंह ने उस समय भी उठ के कहा था कि साहब हम राजनीति में आए हैं, हम साधु सन्यासी नहीं हैं, हम राजनीति में जो भी जरूरी होगा वो सब करेंगे। जी, मैं चलता हूँ ग्वालियर, फिर विश्नोई जी की तरफ महाकौशल जबलपुर लौटूंगा। लाखन जी, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से मथुरा बहुत दूर नहीं है, वृंदावन भी बहुत दूर नहीं है, जो कृष्ण जी की जन्मस्थली है, जन्मस्थली कह लीजिए, कर्मस्थली कह लीजिए, और यदुवंश की परंपरा का आप भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमने ये देखा है कि युद्ध भूमि में जब अर्जुन कांपते थे थर-थर, तो कृष्ण ने यही कहा था कि धर्म अधर्म तुम मत देखो, तुम युद्ध करो, लड़ो, तुम जाके युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा कर्म है। यही सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से इस समय मध्य प्रदेश में उलझे हुए हैं, वो एक राजनीतिक लड़ाई ज़्यादा दिख रही है, असल मुद्दों से हटती हुई भी दिख रही है, दूसरे मुद्दों पर ले जाने की कोशिश भी दिख रही है। असली बात तो यह है कि युद्ध जीतना है, और युद्ध जीतने के लिए अपनी शक्ति, अपने विवेक, अपनी रैंक एंड फाइल को सबसे मजबूत रखना है। सर, क्या कहेंगे लाखन जी? देखिए शरद भाई, निश्चित तौर पर हर दल अपना अपना इस समय युद्ध जीतने की तैयारी में है जी। उसका एंगल कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि दल हमेशा अपना युद्ध जीतना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं दोनों दलों के बीच में ये जरूर कहना चाहता हूँ कि पहली प्राथमिकता हमारी इस प्रदेश को बचा के रखने की है। मध्य प्रदेश में 2018 में जब इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट दिया था, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि मध्य प्रदेश के जो 22 विधायकों को बेंगलोर में ले जाके जो सौदा किया, आज पुनः मध्य प्रदेश में सारा का सारा काम सिस्टम जो रुका हुआ पड़ा है। हर व्यक्ति के जुबान पे एक ही बात है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव में क्या होने वाला है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये बात भी सही है, जब युद्ध में खड़े हैं तो कोई छल बल किसी भी तरह से युद्ध को जीतना हर दल का एक काम होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्रदेश का हित में क्या बेहतर से बेहतर कर सकती है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आज जो मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दल अपने अपने रणबांकुरे के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये प्रदेश की जनता ने सब कुछ देखा है और आने वाले समय में युद्ध में हम और भारतीय जनता पार्टी दोनों जा रहे हैं। अब युद्ध का क्या परिणाम होगा ये इस प्रदेश की जनता तय करेगी। बिल्कुल, आपने बड़ी संतुलित और सम्यक बात कही है लाखन जी, और बिल्कुल ठीक बात है। युद्ध का धर्म है कि वहाँ मैदान में डटे रहें, भावुकता से परे हों, तर्क से भी परे हों, और युद्ध तनमन धन से लड़ें। अजय जी क्या कहेंगे इस पर? अजय जी, आपने सुनी कांग्रेस की बात, कांग्रेस का मसला, विक्षोभ, पीड़ा उन्हीं 22 सदस्यों से जुड़ती है, जो स्वाभाविक भी है। एक ऐसी करारी चोट है जिसको आदमी एक जन्म तक नहीं भूल सकता है। बड़ी बड़ी करारी चोट है ये, और ये बीजेपी की तरफ से है, लेकिन ये बीजेपी का मिशन राज्यसभा का भी हिस्सा माना जा रहा है। बहरहाल, पूरे मसले पर आपकी टिप्पणी। जी अजय जी। मैं सुन ही रहा हूँ, आप सबको सुना जी, बहुत से नेताओं के वक्तव्य भी सुनने को मौके मिले जी। और एक बात इन सारे वक्तव्यों ने एस्टेब्लिश कर दी है, हर कोई स्वीकार कर चुका है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो इसलिए इस विषय पर और कोई आगे मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे को इस बहस को इस दिशा में ले जाने की ज़रूरत नहीं है जी। मैं समझता हूँ लाखन भाई ने अभी जिस विषय को रहा है और बड़ी संजीदगी के साथ में रखा है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी है मध्य प्रदेश की कि भाई कोई भी पार्टी सरकार में रहे, किस प्रकार भी सरकार बनी है, उनकी दो चिंताएं थी। एक तो उन्होंने कहा कि साहब अनैतिक तरीके से हम लोगों ने बेंगलोर में ले जाके लोगों को रख के और अपनी सरकार बना ली या ये चर्चा का विषय ये चल रहा था कि साहब केंद्र के इशारे पर सब कुछ हुआ है, केंद्र के आदेश पर ये सब कुछ हुआ है। देखिए साहब, फूट किस में हुई, असंतोष कहाँ पैदा हुए, इनके मैदान में, इनके घर में असंतोष क्यों पैदा हुआ, किस व्यवहार के कारण हुआ, उस पर खूब चर्चा हो चुकी है। मैं दोबारा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।
इनके घर में जब असंतोष हुआ और असंतुष्टों ने संपर्क किया, हमारे नेताओं से संपर्क किया, मध्य प्रदेश के नेताओं से संपर्क किया, तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश के नेता केंद्र के नेताओं को जवाब देंगे, बताएंगे कि इस प्रकार का असंतोष यहाँ पनप रहा है, क्या करना चाहिए। तो दिल्ली के नेताओं ने भी यही कहा कि यदि असंतोष पनप रहा है और असंतोष वहाँ से अलग होना चाहते हैं तो आ जाने दो अलग। आपकी मदद चाहते हैं आप मदद लो, आपके संरक्षण चाहते हैं आप संरक्षण दो। उनको डर है सामने वाले उनको पकड़ सकते हैं, मार पीट सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो उनको आप संरक्षण देने की व्यवस्था करो। तो बेंगलोर में ले जाकर उनको संरक्षण दे दिया गया। अब इसमें दिल्ली के कहने से हुआ, भोपाल के कहने से हुआ, ये कहना फिजूल है। ईमानदारी से इनके घर के अंदर जो असंतोष पनपा, जो फूट हुई, उस फूट के कारण ये परिस्थितियां बनी हैं। अब आज की तारीख में आपको चिंता इस बात की हो रही है कि मध्य प्रदेश का क्या हालात होंगे। तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के हालात पिछले 3 महीने में बहुत तेज़ी के साथ में सुधरे हैं। पिछले 15 महीने के अंदर दिल्ली मध्य प्रदेश सरकार का जितना भी बजट था, सारा का सारा बजट का दोहन छिंदवाड़ा के लिए हो रहा था। हर चीज़ छिंदवाड़ा की तरफ मुड़ के खड़ी हो गई थी। छिंदवाड़ा मॉडल, छिंदवाड़ा मॉडल, छिंदवाड़ा मॉडल। छिंदवाड़ा मॉडल क्या था? सब सड़कें वहाँ बनेंगी, मेडिकल कॉलेज वहाँ का बनेगा, पावर हाउस वहाँ पर बनेगा, सब चीज़ें वहाँ जाएंगी। किसानों के लिए हमको पैसा देना है फसल बीमा का, उसका पैसे के भुगतान के लिए पैसा नहीं है। किसानों का कर्जा चुकाने के लिए हमको पैसे देने की आवश्यकता है, वो हमारे पास पैसा नहीं है। हमको यदि महिला कन्याओं की शादी करी है उसके 51,000 रुपये देना है, हमारे पास उसके लिए पैसा नहीं है। एक एक चीज़ छोटे से छोटे जो लोगों की मदद के लिए जो योजनाएं थी, सारी योजनाएं बंद करके सारा पैसा, सारा बजट सिर्फ छिंदवाड़ा के लिए ले जाना, ये कोई मध्य प्रदेश का विकास का मॉडल नहीं है। पर हर नेता, हर मंत्री, जितने भाषण 15 महीने में मैंने सुने हैं, एक ही कहते थे छिंदवाड़ा मॉडल। हम उस छिंदवाड़ा मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। विकास होगा पूरे मध्य प्रदेश का होगा। और 3 महीने में माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को दिखा दिया कि ये पैसे का जो रोना रो रहे थे, उस पैसों की सारी हमने व्यवस्थाएं करी। किसानों का 2800 करोड़ भी हमने चुका दिया, संबल योजना भी। चलिए मैं लाखन जी की जल्दी से एक टिप्पणी संक्षेप में ले लेता हूँ। जो बातें आपने कही हैं अजय जी, विकास के कामों को लाखन जी की मैं टिप्पणी ले लेता हूँ। लाखन जी, जी अजय जी ने छिंदवाड़ा मॉडल और उसको लेकर आरोपित किया है कांग्रेस को कि सब कुछ सेंट्रिक था छिंदवाड़ा। जी 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 शरद भाई, अजय बिश्नोई जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैं उनको ये जरूर बताना चाहता हूँ, वो बार बार एक चीज़ पे बड़ा प्रेशर कर रहे थे कि 3 महीने में मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी ने बड़ा विकास कर दिया। मेरे को ये नहीं समझ में आया, 3 महीने से तो लॉकडाउन पड़ा हुआ मध्य प्रदेश, 2.5-3 महीने हो गए, इन्होंने विकास कहाँ कर दिया। इनके पास 5 मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, सारे विभाग शिथिल पड़े हुए हैं, और आप विकास की बात कर रहे हैं। अजय भाई, आप काफ़ी सीनियर लीडर हैं, ये मध्य प्रदेश के लोग सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। आप इस तरह से गुमराह करके जो है मध्य प्रदेश के लोगों को भ्रम में नहीं रख सकते। मैं आपने जो कहा ना कि 2.5-3 महीने शिवराज सिंह जी ने, हमारे पास मात्र 15 महीने की सरकार रही, और पिछले 15 महीने में हमें 2.5 महीने तो हम लोग आचार संहिता पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारा निकला। 1 महीने जो आपने जो तांडव मचा रखा था, उस तांडव में हमारे पास मात्र 11 साढ़े 11 महीने का काम था, और आदरणीय कमलनाथ जी ने 11 महीने में मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से सारे काम ब्रेक पड़े थे, उनको सुचारू रूप से चालू करने का काम किया। मध्य प्रदेश के किसानों को जो हमारा कर्ज माफी थी, जो किसानों की ऋण माफी, उसको हमने 2 फेज में किया, लेकिन आप लोगों को तकलीफ हुई और आप लोगों ने उन किसानों की ऋण माफी में अड़ंगा लगाने का काम किया। अजय जी, हमने मध्य प्रदेश की कन्याओं के लिए जहाँ 26,000 की बात करते थे, लाखन जी की 51,000 रुपए देने की बात की मेरे भाई। और मध्य प्रदेश विकास की बात नहीं कर रहा था, 3 महीने में। सुन लीजिए अजय जी क्या कह रहे हैं, लाखन जी सुन लेते हैं। केंद्र ने हमेशा हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, फंड में हमेशा हमारे साथ कटौती की। आपने ये बात नहीं कही कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल से हमको पैसा कितना दिया जाता था जी। हम लगातार जो है पैसा मांगते रहे, और आपकी सरकार, केंद्र सरकार ने हमेशा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। चलिए अजय जी, उसके बाद भी आदरणीय कमलनाथ जी ने अपनी ताकत, अपने विवेक और बुद्धि के पास मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करने का काम किया। लाखन जी जी, ये बात अपनी पूरी करें। हो गई बात पूरी, आप अपनी बात कहें जी। का जवाब देने के लिए अपनी बात हो गई जी। केंद्र से क्या मिलता था, क्या मिला, क्या नहीं मिला, कितना हमको टैक्स
कलेक्शन हो पाया कितना नहीं हो पाया ये एक अलग विषय है। अभी 3 महीने में विकास की तो कोई बात ही नहीं है। इनका कहना बिल्कुल सच है कि 3 महीने में विकास की अभी मौका नहीं था। हमारे पास मौका था सिर्फ चीज़ों को जो व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी उनको ठीक ढंग से चलाने की ज़रूरत थी। पुलिस के प्रशासन को हमको मुस्तैद करना था, उनका मनोबल बढ़ाना था, स्वास्थ्य सेवाओं को, सफाई कर्मचारियों को, नगर निगम को, इन सारे कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाते हुए इनसे काम लेना था मध्य प्रदेश में। उस मामले में शिवराज जी ने सबकी पीठ थपथपाई, 50 लाख का बीमे का कवर सबको दिया। उसके कारण एक बहुत मजबूत लड़ाई कोरोना के खिलाफ मध्य प्रदेश के अंदर हम खड़ी कर पाए। दूसरी साथ साथ किसानी खेती आ रही थी, गेहूँ आ रहा था, गेहूँ का उपार्जन करना था, चना हमको खरीदना था। उस गेहूँ के उपार्जन में रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हुई है, 1.5 गुना गेहूं हमारे पास आ गया। इतनी भ्रष्टाचार कर रखा है, बारदाने की व्यवस्था नहीं, खरीदी केंद्रों पर आपके दलालों ने नंगा नाच किया है। उसका पेमेंट हमको पूरा करके देना, इसकी व्यवस्था करी है। 2800 करोड़ का बीमा की जो फसल बीमा की राशि चुकाना थी वो राशि हमने चुकाई है। जी जी चलिए। लाखन भाई जरा ज़्यादा परेशान और ज़्यादा उत्तेजित है, उनकी उत्तेजना समझ में आती है, वो पीड़ित है, वो आहत है, पर उसके बाद भी सच्चाई जो मैं कह रहा हूँ महीने की सच्चाई ये है कि आज की तारीख में चाहे किसान हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो या पुलिसकर्मी हो, वो शिवराज जी की सरकार में जितना अच्छे तरीके से कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, वो शायद कांग्रेस और कमलनाथ यहाँ रहते उस समय ये शाम नहीं हो पाता। आप दोनों नेताओं में जो धैर्य मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस को उसी धैर्य की आवश्यकता है। जिस तरह का संयम मैं देख रहा हूं, कोई बेचैनी नहीं, कोई व्यग्रता नहीं, बातचीत कहने के पहले विचार तत्व की प्रधानता है, यही जरूरत है आपकी पार्टियों को। अब मैं ये नहीं कहूंगा और क्योंकि इसके आगे कहना मेरा अधिकार भी नहीं है। जगदीश जी, मैं कंक्लूड करते हुए आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रैटेजी होगी? एक ये भी माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति अब सीडी, ऑडियो, वीडियो के एक ऐसे युग में प्रवेश करने जा रही है उपचुनाव के पहले, जहां कब किसकी पगड़ी उछालने की कोशिश हो कहा नहीं जा सकता है। ये राजनीति का शायद वो चैप्टर है जिसको कोई पसंद नहीं करता, न राजनेता न जनता पसंद करती है, क्योंकि ये एक विकृत अभिरुचि को प्रोत्साहित करने की बात है कि ये देखिए फला साहब ने फला साहब से फला दिन क्या कहा था। और ऐसे 2-3 चीज़ें हम अभी देख भी चुके हैं। एक सिंधिया जी को लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। तो ये राजनीति क्या मुद्दों से हटती हुई राजनीति है? ये खींच की राजनीति है, बेचैनी की राजनीति है, क्रोध की राजनीति है और जनहित की राजनीति नहीं है? क्या कहेंगे जगदीश जी? कम वक्त है, संक्षेप में 40 सेकंड में आपका जवाब। सर जगदीश जी। जी शरद जी, मैंने पहले भी कहा था कि ये दौर बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। 24 सीटों के उपचुनाव है, उसके पहले राज्यसभा चुनाव है। और जो आप कह रहे हैं, जिस राजनीति की बात आप कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है। ऐसे में इस तरह की राजनीति को तो अब रोका नहीं जा सकता, चूंकि राजनीति के बारे में जो कहूँ मैं, चूंकि राजनीति के सिद्धांतों की बातें जिस तरह से होती हैं, सिद्धांत तिरोहित हैं। सिर्फ और सिर्फ फायदे की राजनीति है। जब फायदे की राजनीति होगी, अपना हित साधने की राजनीति होगी, तब इस तरह की चीजें आएंगी। और मैं बार बार यह कह रहा हूं कि ये सब राजनेताओं को ही इस मामले में समझना पड़ेगा, उन्हें ही अपने नियम बनाने पड़ेंगे। 1985 में याद होगा, अजय बिश्नोई जी बहुत सीनियर लीडर है, लाखन सिंह जी भी, कि 1985 में दल बदल को लेकर सख्त कानून बना था कि अगर एक भी विधायक हटता है या पार्टी छोड़ता है या जाता है तो वो 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा। लेकिन राजनेताओं ने बहुमत से इसको चेंज करा दिया, 1/3 करा दिया। राजनीति में सख्त सिद्धांत, सख्त नियमों की जरूरत है, क्योंकि राजनीति अब जिस फिसलन की तरफ जा रही है, जिस रफ्तीली राहों की तरफ जा रही है, वो लोकतंत्र के लिए कम से कम शरद जी शुभ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं। और अपेक्षा दोनों राजनीतिक दलों से है कि शुचिता की बात ना करें, शुचिता का पालन करें। सिद्धांत तो जगदीश जी बहुत ठीक था। 1/3 का सिद्धांत तो बहुत ठीक है जगदीश जी। 1/3 नहीं होंगे तो पार्टी टूटेगी नहीं, दोबारा चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा यदि इस तरीके से अलग होते। बिल्कुल भाई साहब, सिद्धांत सही था, लेकिन उसमें एक मेंशन जो निकलवाया गया था वो ये था कि अगर विधायक मुझे ये लगता है जगदीश जी 6 साल के लिए पार्टी से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। आपने 1985 की बात की और 80 से 85 का ये दौर भारतीय सिनेमा का वो दौर भी था जब द्विअर्थी संवादों और द्विअर्थी फिल्मों के शीर्षक ने एक तरह से बांधी तूफान टाइप ये घटनाएं आई थी। और महाराष्ट्र के एक अभिनेता जो थे, उनकी कई फिल्में डब करके हिंदी में भी आने की बात थी
और उसको बड़ा फॉलो किया गया और दक्षिण के कुछ निर्माता निर्देशकों ने फैक्ट्री की तरह इस तरह की फिल्मों को प्रमोट किया। राजनीति का भी यही चेहरा है। अगर हम इसको फिल्मों से तुलना करें तो राजनीति में ये सब चीज़ें हिट क्यों होती हैं? क्या जनता इसको पसंद करती है? क्योंकि यहाँ दर्शक जनता है, जनता ही ये देख रही है। तो जब तक जनता इसको नकारेगी नहीं, जनता इसको रिजेक्ट नहीं करेगी, तब तक ये फिल्म हिट रहेगी सर। और जिस दिन आप नकारेंगे, यानी आप और हम जनता इसको नकारेंगे, तो ये फिल्म पिटेगी बुरी तरह और राजनीतिक दल इससे गुरेज करेंगे और लौटेंगे उसी शुचिता मूलक, नैतिकता मूलक राजनीति की, जिसकी बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन राग दरबारी के श्रीलाल शुक्ला की वो बात मुझे याद आती है कि नैतिकता पर अब नैतिकता एक तिपाई की तरह हो गई है। जब कोई बड़ी बैठक होती है तो उस पर नैतिकता रूपी चादर लाकर या टेबल क्लॉथ लाकर उस पर बिछा दिया जाता है और जैसे ही बैठक होती है वो उसको उठाकर फिर धूल से भरे किसी कमरे में फेंक दिया जाता है। ऐसा मत करिए सर, ऐसा। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल जनता आपके हाथ में है। आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप तय करिए कि आप किस फिल्म को हिट करेंगे और किसको फ्लॉप करेंगे। बहुत धन्यवाद लाखन जी, धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद जगदीश जी, नमस्कार।